बैठेगा सभी। हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो तुम लोग सोचा भी नहीं होगा, वह शब्द हम उत्तर लेना तुम लोगों से चाहेंगे। इसीलिए ध्यान दो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और तुम लोग किस अर्थ में इसको ग्रहण करना चाह रहे हो। समझ गया ना? इसीलिए हम पहला चैप्टर तुम लोगों को वर्ण बता रहे हैं। वर्ण सभी व्यक्ति याद करते होंगे बचपने क्लास से। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही नहीं याद किए हो? बचपन से आज तक किए हो कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे खंड या टुकड़े की बात हो तो जैसे देखो अ का खंड नहीं होगा, अ ही हो जाएगा। क का खंड होगा, क हलंत और अ होगा। यहाँ हमने दो वर्ण लिखा है, एक अ लिखा और एक क लिखा। किसी भी वर्ण का टुकड़ा होता है या टुकड़ा नहीं होता है, उसका नियत फैसला उसका उच्चारण स्थान करता है। जैसे हमने बोले अ तो सिर्फ अ का ही आवाज आता है, किसी दूसरे वर्णों का इसमें मेल नहीं है। अर्थात यह क्या होता है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकता है। तो अ किसी वर्ण की सहायता से बोली जाती है? नहीं, केवल अ अपने वर्ण की सहायता से बोलती है, अर्थात इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। अब तुम लोग अपने मन से उच्चारण करो। क तो बोलते ही हो और कंठ पे हाथ दो तो उस तरह से अ की भी आंशिक गुण आती है। बोलो क अंतिम में आता है कि नहीं आता है? अर्थात क अकेला उच्चारण नहीं होता है, इसको उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात इसका खंड या टुकड़ा होता है। समझ गया? विशेष चर्चा इस पर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझो। जैसे में इसका हो जाएगा, तुम ही लोग बताओ। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, आ नहीं होगा, आ नहीं। इसके बाद दे दो क हलंत, हलंत वाला कोई भी वर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ह हलंत, र हलंत, हलंत वाला कोई भी वर्ण। अब दिया गया है, इसमें तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है। वो भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है? और बड़ी इकाई वह खुद कहलाती है। भाषा की बड़ी इकाई क्या कहलाती है? भाषा ही कहलाती है। ये नहीं, तुम लोगों को पूछा जाएगा भाषा की बड़ी इकाई कहलाती है वर्ण, पद, वाक्य, भाषा। तो तुम लोग कहोगे कि भाषा पूछा ही है तो फिर भाषा कैसे हो जाएंगे? ये सोचना तुम लोगों का गलत होगा। इसीलिए भाषा की बड़ी इकाई क्या कहलाती है? हिंदी में तुम्हें याद क्या होगा? 48 वर्ण होते हैं, तथा संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। संस्कृत में 52 और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 48। इसमें भी होते हैं स्वर और व्यंजन। इसमें भी होते हैं कौन कौन चीज? स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर वर्ण को इसमें 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्णों को संस्कृत में कितने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है? स्वर वर्ण और, लेकिन स्वर वर्ण को 3 भाग में बांट दिया गया है संस्कृत। स्वर वर्ण को कितने भाग में संस्कृत बांटा है? कौन कौन? हर्ष, दीर्घ और हर्ष स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे। जैसे अ, हर्ष ई, ये सब हमारा हो जाएगा कौन वर्ण? हर्ष। दीर्घ, जिसमें हर्ष से भी दुगुना समय लगे, और प्लुत, जिसमें हर्ष और दीर्घ इससे भी दुगुना समय लगे, उसको प्लुत। कम जोर से बोलेंगे हर्ष, उससे दुगुना बोलेंगे तो दीर्घ, इससे भी दुगुना बोलेंगे तिगुना तो क्या हो जाएगा? जैसे हम वर्ण लिखते हैं,
जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, 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 ए, ओ, इसके बाद ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 8 5 13, 8 5। तो ये हमारा कौन वर्ण कहलाएगा? स्वरे वर्ण ना। तो स्वर वर्ण में हर्ष क्या होगा, जिसको हम कम जोर से बोलेंगे। तो जैसे क्या हो गया, तो ओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कौन सी तुम्हारा। तो 1 2 3 4 और 5। हर्ष स्वर की संख्या कितनी हो गई? 5। बाद बाकी बचा कितना? 8। तो दीर्घ का कितना हो गया? अब और क्या बचा? पुलुत के लिए कितने बचा? कुछ नहीं बचा। तो पुलुत की संख्या कुछ नहीं होगी। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? पुलुत स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय, तीव्र समय, अधिक समय किसमें होगा? कम समय। दीर्घ में क्या होगा? अधिक समय। पुलुत में क्या होगा? दीर्घ समय। समझ गया ना। तो जिसके उच्चारण में कम समय, देखो तो इसमें 13 होते हैं कौन स्वर? स्वर 33 होते हैं कितने? ड ढ हो गया 2, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा होता है। और 2 हो गया री री, लिरी का स्थान नहीं है, इसीलिए कितने वर्ण हो गया? 52। जोड़ो तो कितने वर्ण हो गया? अब आते हैं हम इसमें हिंदी व्याकरण में। यह हम कौन व्याकरण पढ़ रहे थे? अब किस में आते हैं? संस्कृत व्याकरण में दिया गया है कि संस्कृत व्याकरण में भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण और कौन वर्ण? तो इसमें संस्कृत व्याकरण में हर्ष की संख्या कितनी हुई थी? 13। हिंदी व्याकरण में हर्ष की संख्या कितनी हुई है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हुई है? 37। कुल मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 48। तो हम इसकी चर्चा नीचे करते हैं। इससे पढ़ लेते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अब सब दिन याद करते होंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यही नहीं याद किए हो? वर्णों के समूह को अब कोई बता सकते हो कि वर्णों के समूह को जो वर्णमाला कहते हैं तो कैसे समझेंगे? जैसे देखो हम एक एक वर्ण उच्चारण करते हैं। अ, आ, मो, अ, आ, मो। ये हमारा एक एक वर्ण पढ़े। अ, आ, हर्षई। इसी को पढ़ेंगे आम। तो इसमें 2 वर्णों का उच्चारण हो गया। एक से अधिक वर्णों का उच्चारण हो गया। तो जहाँ एक से अधिक स्थान जगह होते हैं तो उसको समूह बोलते हैं। और जहाँ एक से अधिक वर्णों का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ण संकेत। सभी वर्णों का एक अपना अपना खास लिपि होते हैं। सभी वर्णों को अपने अपने क्या होती है? एक खास लिपि होती है, जिस लिपि को हम वर्ण संकेत कहते हैं। जैसे हम क पढ़े हैं तो इसके लिपि ये हो गया। तो ये हमारा क्या संकेत कराता है? एक कार का कराता है कि नहीं कराता है? ये हमारा क्या संकेत कहलाता है? एक कार का। तो ये हमारा वर्ण संकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? अब हम आते हैं 48 वर्णों को खंडित रूप से पढ़ेंगे कि कैसे 48 वर्ण होते हैं। यहाँ से इस चीज को थोड़ा याद रखना। हम पूछ देंगे सबसे पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण का परिभाषा किसको किसको पता है? स्वर वर्ण के उच्चारण। स्वर स्व मतलब अपना, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। जिस वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले जा सकती है उसे कौन से वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण। और जिस वर्णों के उच्चारण में हम अरोसिया परोसिया की सहायता मतलब दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो देखो कि स्वर वर्ण जो होते हैं कि पूछा जाएगा ऐसे वर्ण जिसकी सहायता, ऐसे वर्ण जो स्वयं पर आश्रित हो वर्ण कहलाता है। स्वर व्यंजन पुलुत हर्ष दीर्घ क्या कहोगे? ऐसे वर्ण जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उच्चारण के दृष्टि से जैसे इसमें देखो हमने पढ़ा आ, हर्ष ई,
दीर्घ ई। वैसे हिंदी में ओ आ और ए आई को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और अनुस्वार विसर्ग की चर्चा हम आगे करेंगे। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। उसको हम स्वर वर्णों की संख्या में नहीं लेते, सदस्य में नहीं लेते हैं। इसीलिए अ आ से ए ऐ तक को स्वर मानते हैं और बाकी जितने होते हैं उसको हम व्यंजन मानते हैं। लेकिन उसमें भी नाम होते हैं। क वर्ग का कहने का मतलब क ख पूरा, च वर्ग कहने का मतलब च छ पूरा। तो क से लेकर के म तक के वर्ण को कौन वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से म तक के वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श। क से म के वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? हाफ सेंचुरी कितना होता है? हाफ सेंचुरी 50। तकर हाफ सेंचुरी के चौथाई कितनी होती है? 25। इसीलिए कहेंगे स्पर्श वर्णों की संख्या क्या कहते हैं? सेंचुरी के भी आधा के आधा, सेंचुरी के आधा 50 के आधा 25। तो हमें स्पर्श वर्णों में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो हमें बताना है। चो आता है कि नहीं आता है? टो आता है कि नहीं आता है? तो उतना क्या कहेंगे? प से लेकर के अब म तक में जितने भी वर्ण आएंगे उसको हम कौन से वर्ण कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। स्पर्श वर्णों की संख्या अमित कितने होते हैं? इसीलिए बोले कि अधिक नहीं समझना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में थोड़ा बिंदु आ गया था, इसलिए बिंदु आपको चांद बिंदु लगा दिया। 25 होता है, समझ गए ना? तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब इसी में हमने बताए अंतःस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण। इस दोनों में क्या होता है? इस दोनों में ज्यादा शंका होता है। इसको गौर करो। हम जब पूछते हैं अंतःस्थ वर्ण, तुम लोग कहते हो यरा लव को या नहीं तो तालब से मूर्धन से दंश को। इस दोनों में शंका यह होती है। अब बताओ, इसका अंतःस्थ को उष्ण, उष्ण को अंतःस्थ कहते हैं, तो इसका फैसला हम कर देते हैं। पहले यरा लव में यो आता है कि सो आता है? यरा लव तालब से, यरा लव में यो पहले होता है और सो बाद में आता है। और ये कहाँ आता है? पहले आता है कि नहीं होता है? अब बताओ, हमने क्या बता रहे हैं? एक ठो अंतःस्थ वर्ण और एक को बताए रहे हैं कौन? उष्ण वर्ण। यही ना? यही दोनों में ना शंका रहता है। तो यर ल व को कहते हैं कि तालब से मूर्धन स को कहते हैं। तो पहले यर लव आता है, इसके बाद उसी में तालब से मूर्धन स दंश आता है। तो पहले अंतःस्थ वर्ण का पहला वर्ण क्या है? ओ है। और उष्ण वर्ण का पहला वर्ण क्या है? उ है। तो पहले अ आएगा कि पहले उ आएगा? एक नंबर में अ आएगा, 2 नंबर में। और इसमें भी 1 नंबर में यो आएगा, 2 नंबर में। तो 1 नंबर में आता है यो, तो इसको क्या कहेंगे? अंतः। और 2 नंबर में आता है तालब से मूर्धन स, तो क्या होगा? उष्ण। क्या होगा? तो कभी हमको आज तक सस्पिशन हो जाता है, तो हमने यही नियम बताया। ये किसी ग्रामर में नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए अपना याद रखे हैं कि कभी अंतःस्थ में हम बोल देते थे तालब से मूर्धन स, उष्ण में बोल देते थे यरा लव को। इसीलिए तो हम पूछा जाएगा कौन चीज की अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो खेला तो होगा यरा ये लव में। बात तो सही है। खेला किस में हो रहा है? यरा ये लव में। तो यर लव में अंतःस्थ वर्ण पूछा है, अ पूछा है, तो शुरू से लेंगे यर लव को हम कौन सी कहेंगे? उष्ण वर्ण पूछा है तो यर ये लव में होता है, उष्ण बाद में आता है। तो बाद में तालब से मूर्धन से दंश आता है। तो इस दोनों में हमको लगता है कि तुम लोग स्पष्ट समझ गया होगा। फिर इसमें आता है और डो और इसको डो और अंग को उपेक्षित वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और अनुस्वार विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 2। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा की संख्या कितना? 2। और अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितने? और उष्ण वर्ण की भी संख्या कितने? इस तरह से मिला करके हमको हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है और संस्कृत व्याकरण में इस तरह से वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसको देखो, उच्चारण करने के लिए हम पढ़ा देते हैं। अ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री री,
री री, लिरी, ए ओए, ओ ओ। समझ गया ना? ऐसे वर्णों को हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसमें अब बताओ किसी को सस्पिशन है? तो जिसको सस्पिशन है अभी हम पूछेंगे, एक बार देख लो।